आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की। इंडिया में एक वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है टी20 का फरवरी में। उसमें एक तगड़ी टीम है जो नहीं आएगी इंडिया, वो टीम है बांग्लादेश की। शुरू करिए अपने अपना पाठ आज का। थैंक यू। टूर्नामेंट शुरू होने से 13 दिन पहले सौरभ क्रिकेट की कोई बात ही नहीं कर रहा, सबका ध्यान बस इस पर है कि बांग्लादेश खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचती है तो वो फाइनल इंडिया में ना होकर, मैं तो आज भी नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेले। कंपैरिजन हो रहा है कि बांग्लादेश, तुम अपने आप को क्या समझते हो, हम बीसीसीआई तो बहुत अमीर है, आपसे आपका इतना नुकसान हो जाएगा। आप अपनी तुलना बांग्लादेश से कर रहे हो। स्लाइड आने से पहले मैं आपसे एक क्विज करूंगा, ठीक है? मैं आपको साल बताऊंगा और मैं आपको ये पूछूंगा कि ये इस साल में क्या ट्रिगर हो सकता होगा जिसकी वजह से खेलों पर असर पड़ा होगा। हमें मिलेगा क्या, पहले बताइए। सौरभ, डन। 1980 का वर्ष है और हम्म। ओलंपिक्स होने वाले हैं मॉस्को में। अरे ये नहीं दिखाना था। हमारे चलिए देखिए बता। बायस्ड है, हम अंपायर बायस्ड है। हमारे साथ चुनाव आयोग है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं भारत में एक रिलीजन यानी धर्म कहे जाने वाले क्रिकेट की। क्रिकेट हम सबको ही देखते हैं। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता रहा है। तो हम इतना ज्यादा क्रिकेट ऑब्सेस कंट्री हैं कि हम भगवानों से इंसानों की तुलना करते हैं। समझिए कि क्रिकेट को लेकर के हम कितने जज्बाती हैं। आज हम उसी क्रिकेट और उससे जुड़ी पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ बहुत रोचक तथ्य हैं जो डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, जो हेडमास्टर हैं द रेड माइक पाठशाला की, वो आपके लिए लेकर के आए हैं। बड़ा रिसर्च करके लेकर के आए हैं। और हम इसलिए इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में इंडिया में एक वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है टी20 का फरवरी में। उसमें एक तगड़ी टीम है जो नहीं आएगी इंडिया। इनफैक्ट दो टीमें हैं। पाकिस्तान का तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में आके नहीं खेलता और इंडिया पाकिस्तान में जाके नहीं खेलता। तो जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस एक न्यूट्रल वेन्यू में होते हैं, या श्रीलंका में हो, या दुबई में हो, शारजाह में हो। लेकिन अब ऐसा एक और टीम के साथ हो गया है। वो टीम है बांग्लादेश की। हाल ही में पता ही है, मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने जब चूज किया तो भारत के हिंदू संगठन और तमाम कथित साधु संतों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, और वहां के क्रिकेटर्स को यहाँ हमारे यहाँ खरीदा जा रहा है। शाहरुख खान को टारगेट किया गया और बात इतनी बढ़ती चली गई कि श्रीलंका ने कहा कि अगर उनके माफ कीजिएगा, बांग्लादेश ने कहा कि उनके क्रिकेटर्स आके इंडिया में खेलेंगे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक चिंता होगी और वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्होंने बोला कि हमारे मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू में कराइए, श्रीलंका करा लीजिए, दुबई करा लीजिए, कहीं और करा लीजिए। जिस पर तैयार नहीं हुआ बीसीसीआई और आईसीसी भी, और अंत में अब बांग्लादेश इंडिया नहीं आ रही है तो अब उसको टूर्नामेंट ही नहीं खिलाया जाएगा। उसकी जगह शायद स्कॉटलैंड को लेकर के आया जा रहा है। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। क्रिकेट पहले भी राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। बत्रा साहब, एक पूरा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड हमने दे दिया है दर्शकों को। अब पहले आपकी क्लास की घंटी बजा देते हैं और उसके बाद आपकी कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो घंटी बज चुकी है। डॉक्टर साहब, हम सारे छात्र मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर, या गुड गुड इवनिंग सर तो नहीं बोल सकते क्योंकि स्कूलों में गुड मॉर्निंग सर ही बोला जाता है ज्यादा, कि स्कूल तो सुबह होता है। सर, शुरू करिए अपने अपना पाठ आज का। थैंक यू। थैंक यू सौरभ, आपने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी। मुझे लगता है बहुत अच्छे से समराइज किया कि भारत में मुझे लगता है तीन, एक तो सबका अपना अपना धर्म तो है ही, उसके अलावा तीन ऐसी चीजें हैं जिससे हर भारतीय कुछ ना कुछ लेवल पे कनेक्ट करता है। उसमें क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स। और मुझे लगता है कि आईपीएल का सक्सेस इसी वजह से हुआ क्योंकि वो ये तीनों चीजों को साथ ले आया 2008 में, बिल्कुल। ललित मोदी ने जब सोचा इसके बारे में। तो आज क्रिकेट की बात करेंगे, बट क्रिकेट का एक जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो क्रिकेट पे पड़ता है, जब इंटरनेशनली खासकर जब टेंशन्स होती हैं, तो आपने जो अभी उदाहरण दिया कि ये बांग्लादेश वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी ऐसा लग रहा है। हालांकि अभी तक, अभी आप जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 जनवरी की तकरीबन दोपहर 3:30 बजे, ऑफिशियली स्कॉटलैंड का नाम नहीं आया है, पर पूरी उम्मीद ये लग रही है कि अब बांग्लादेश तो नहीं आएगी इस वर्ल्ड कप में, उनकी जगह स्कॉटलैंड आएगी। स्कॉटलैंड उनकी अगली रैंक की टीम थी, मतलब जो टीमें खेल रही हैं उनके अगले रैंक की टीम थी, तो वो उनको रिप्लेस करेगी। और जो आपने समझाया जैसे कि भारत और पाकिस्तान में 2023 के वर्ल्ड कप के बाद कुछ ऐसा एक बना
भारत चैंपियंस, हालांकि पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आया, लेकिन 25 में जब इंडिया को ट्रैवल करना था पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इंडिया ने मना कर दिया। तो तब से करार हुआ कि देखिए आपको न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है, आप चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में न्यूट्रल वेन्यू में खेलिए, इंडिया को पाकिस्तान ने कहा। लेकिन पाकिस्तान ने साथ में ये कहा कि जब 26 में वर्ल्ड कप T20 होगा जो को होस्टेड है इंडिया और श्रीलंका द्वारा, तो हम भी अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेंगे। यहां तक सौरभ ये कहा गया अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचती है तो वो फाइनल इंडिया में ना होकर श्रीलंका में होगा। अगर आज की तारीख में, मतलब आप सोचिए कितना एक तरीके से एक रोचक बात है कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा तो वो इंडिया में अहमदाबाद में होगा, लेकिन अगर फाइनल पाकिस्तान न्यूजीलैंड या पाकिस्तान इंडिया का भी हो गया तो वो श्रीलंका में होगा। तो 2 वेन्यू फाइनल के लिए स्टैंड बाय पे रहेंगे। बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, ये इसमें प्लानिंग का कोई टाइम नहीं मिला, क्योंकि एकाएक चीजें गर्म होती गई। इसकी शुरुआत 2024 के अगस्त में होती है सौरभ, थोड़ा सा टाइमलाइन दे देते हैं फिर हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। जब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बांग्लादेश में भड़कते हैं और बांग्लादेश की उस समय की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना वो भारत आ जाती हैं, वो छोड़ के पद अपना बांग्लादेश की सियासत को छोड़ के आ जाती हैं। वहां पे एक इंटरिम सरकार टेक ओवर करती है, एक फॉर्मर इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर सोशल वर्कर है मोहम्मद यूनुस, वो मतलब नोबेल लॉरिएट भी हैं। लेकिन उसी समय से कहीं ना कहीं हिंदू माइनॉरिटी, जो वहां हिंदू माइनॉरिटी है, उनके खिलाफ एक सेंटिमेंट, एंटी सेंटिमेंट बनना शुरू हो जाता है। कई न्यूज रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। आगे आइए तकरीबन 1.25 साल बाद 2025 में भी आईपीएल हुआ, तब बांग्लादेश के प्लेयर खेले थे, तब कुछ ज्यादा शोर नहीं मचा था। लेकिन 25 में क्या होता है, दिसंबर में ऑक्शन होती है आईपीएल की और एक बांग्लादेशी प्लेयर खरीदा जाता है, मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान को कलकत्ता की टीम खरीदती है। अब देखिए आप, कलकत्ता और बांग्लादेश की प्रॉक्सिमिटी, बंगाल में चुनाव आ रहा है, साथ साथ बांग्लादेश में जो न्यूज रिपोर्टिंग है कि जो हिंदुओं के खिलाफ कहीं ना कहीं एक एंटी सेंटिमेंट बन रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो कुछ ऐसा माहौल बनता है कि भारत में पॉलिटिकल प्रेशर बनता है। शाहरुख खान की टीम है, एक दूसरा एंगल इसमें ये भी है, पॉलिटिकल प्रेशर बनता है केकेआर पे कि देखिए अब ये, और बीसीसीआई पर कि ये मुस्तफिजुर रहमान क्या भारत के जो मतलब जो हिंदू माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट है बांग्लादेश में, क्या उनसे ज्यादा बड़े हैं? बांग्लादेश के प्लेयर को हम क्यों खिला रहे हैं? ये एक सेंटिमेंट बनता है। तो बीसीसीआई के आदेश पर जनवरी 2026 में केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करती थी। जैसे ही ये होता है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसका मुद्दा बनाती है। वो कहती है कि आपने हमारे प्लेयर को क्यों जाने दिया? अगर हमारा प्लेयर वहां सुरक्षित नहीं है आईपीएल में, तो इसका मतलब हमारी पूरी टीम सुरक्षित नहीं है क्रिकेट वर्ल्ड कप में, तो हम अपनी टीम यहां नहीं भेजेंगे, हमारे मैच आप श्रीलंका में कराइए, और खासकर कलकत्ता में तो हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे। तो बहुत नेगोशिएशन होती है। अब अंदर खाने क्या बात होती है, हम तो बस सुन रहे हैं बाहर से कि इंडिया ने ये बोला कि आप दूसरी जगह पे खेल लीजिए, भारत में, कलकत्ता में नहीं करते। श्रीलंका जाने की जो बात थी वो शायद एंटरटेन इतने अच्छे से नहीं हुई। लेकिन इसका लबोलुआब ये है कि आज मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से 13 दिन पहले सौरभ, क्रिकेट की कोई बात ही नहीं कर रहा, सबका ध्यान बस इस पर है कि बांग्लादेश खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। और आज मुझे लग रहा है अनाउंसमेंट आ सकती है आज या कल में कि बांग्लादेश का फाइनल डिसीजन, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी इसको लेकर दो फाड़ हो गया है। प्लेयर खेलना चाहते हैं, एक्स प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो इंटरिम सरकार है, जो इलेक्शन से नहीं बनी है, जिसका एक्चुअली इलेक्शन फरवरी में है, वहां पर भी इलेक्शन है। ये देखिए आप, दोनों चल रही है। बांग्लादेश में अपने इलेक्शन है, वो पार्टी जो है खालिदा जिया की पार्टी, जिनके पुत्र अभी वापस आए हैं बांग्लादेश, खालिदा जिया का भी देहांत हो गया, तो वो पार्टी भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे थ्राइव करती है। यहाँ बंगाल में इलेक्शन है, तो बंगाल में इलेक्शन होगा तो कैसे आप, क्योंकि बीजेपी को बीसीसीआई के साथ देखा जाता है, और खासकर इंडिया पाकिस्तान के मैच जो पिछले साल हुए उसको लेकर बीसीसीआई और बीजेपी को बहुत किरकिरी सहनी पड़ी। मतलब मैं तो आज भी नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेले, मेरा ये मानना है, ये मैं गलत हो सकता हूँ। इंडिया और बांग्लादेश को लेकर ये जो पूरा बना, इसमें दोनों तरफ की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। अंत में क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, स्कॉटलैंड उनकी जगह आएगा, और ऐसा लग रहा है आज की तारीख में। और ये मुझे लगता है अनप्रेसिडेंटेड होगा कि बांग्लादेश एक फुल प्लेइंग टेस्ट नेशन है, कोई छोटा मोटा देश नहीं है आईसीसी में। हालांकि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन वो इंडिया नहीं आएगा। और सौरभ, इट इज अ लार्जर क्वेश्चन कि हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें क्रिकेट एक सॉफ्ट पावर का टूल है, तो कहीं ना कहीं वो भी इनइफेक्टिव हो रहा है बांग्लादेश जैसी टीम को लाने में, क्योंकि वहां की जो
पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने चुनाव को ज्यादा तरजीह दे रही है, और कहीं ना कहीं ये भी अंदर खाने लग रहा है कि उसको पाकिस्तान की बैकिंग है। तो हम्म। यहाँ तक तो चलिए ठीक था, लेकिन एक जो मूर्खता मैं देख रहा हूँ हमारे मीडिया नेटवर्क्स में, सॉरी मैं बहुत कठोर शब्द यूज कर रहा हूँ बट मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, कि बांग्लादेश नहीं आ रहा तो अब कंपैरिजन हो रहा है कि बांग्लादेश तुम अपने आप को क्या समझते हो, हम बीसीसीआई तो बहुत अमीर है, आपसे आपका इतना नुकसान हो जाएगा। भाई आप इतने बड़े देश हैं, हम बीसीसीआई दुनिया का सबसे सक्सेसफुल क्रिकेट बॉडी है, आप अपनी तुलना बांग्लादेश से कर रहे हो, ये मतलब आप अपने आप को ही छोटा कर रहे हो ऐसा करके। तो ये सुन के थोड़ा दुख भी होता है, हंसी भी आती है। खैर, ये टाइमलाइन है आज जो हो रहा है हमारे सामने इस शो में। लेकिन जो मैं करूंगा अभी आपके साथ वो ये है, हम इतिहास में जाके ऐसे 5 और इंसिडेंट्स उठाएंगे जहां पॉलिटिक्स की वजह से खेल या कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे क्रिकेट हो बट मोस्टली क्रिकेट और ओलंपिक्स भी, खेलों पर जो असर पड़ा और खेल कैसे भेंट चढ़े इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प रोचक जानकारी लेकर के आए बत्रा साहब। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि मतलब हमारे जो धर्म गुरु, ये कथित धर्म गुरु, ये हिंदू संगठन है, क्योंकि बांग्लादेश इज नॉट आवर एनिमी नेशन, क्योंकि अभी खालिदा जिया का जब मौत हुई तो वहां पर हमारे जयशंकर विदेश साहब गए, मंत्री यस। एस जयशंकर साहब गए, और बांग्लादेश के खिलाफ साथ हमारा अच्छा खासा ट्रेड होता है, और सबसे बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना से भी बड़ा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है। तो हमारे कल्चरल अलायंस भी हैं उनके साथ में। तो ऐसा कोई एनिमिनेशन तो हो नहीं किया तक। और वो जो बांग्लादेश के खिलाफ हेट्रेड हम देखते हैं न्यूज चैनल्स में, मेरा ये स्टैंड रहा है कि पहली बात, अगर हम किसी देश के माइनॉरिटीज के बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन हमारे करेक्ट। देश में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उस पर भी बात करनी चाहिए। तो एक बिल्कुल। एक विरोधाभास जरूर मीडिया कवरेज में नजर आता है। चलिए बत्रा साहब, अब आप जो जानकारी नहीं, और लाए हैं। सौरभ बहुत आपने अहम जी। बात की, वो जो बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिक एलाई है बहुत कारणों की वजह से। आप देखिए नेपाल में बदलाव हो रहे हैं, मालदीव्स में क्या क्या हुआ है, श्रीलंका पर चाइना हमेशा आंख गड़ाए बैठा है, श्रीलंका चाइना और पाकिस्तान में क्या है तो पता ही है। तो भारत असल में इस समय जो भारत का पड़ोस है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे में अगर बांग्लादेश भी हाथ से निकल जाएगा इस रिटोरिक की वजह से, तो मुझे लगता है ये एक फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, शायद शाही साहब इसको बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। तो ऐसे में भारत में जो डिस्कोर्स है, क्योंकि हमारे डिस्कोर्स की क्वालिटी बहुत गिर गई है कई प्लेटफॉर्म्स पे, वो बिल्कुल। डिस्कोर्स जितना ओछा होगा उसका उतना ही नेगेटिव असर फिर देश के जो 2 देश हैं उनके रिलेशनशिप पे पड़ता है। और बांग्लादेश एक ऐसा भैया, जैसे कि कहा गया था, मुझे लगता है कि वाजपेयी जी ने या मनमोहन सिंह साहब ने कहा था, वी कैन नॉट चूज आवर नेबर्स। तो आप पड़ोसी नहीं, आपको रहना इन्हीं के साथ है। तो आप यू हैव टू अगर को अभी एग्जिस्ट। को एग्जिस्ट, आप अगर अभी थोड़ा सा रिस्ट्रेंट दिखाकर सिचुएशन को समझकर नैरेटिव क्रिएट हम करेंगे भारत में, मुझे लगता है ये भारत के लिए ही बेहतर है। बाकी जो वहां हो रहा है माइनॉरिटी के खिलाफ, जैसा कि आपने कहा, हमें बिल्कुल कॉल आउट करना चाहिए और साथ ही साथ अपनी भी आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। सॉरी। बिल्कुल, आप समीक्षा करनी चाहिए, सबसे जरूरी है। बत्रा साहब, आप बताइए जरा, राजनीति और खेल, कब कब खेल के आगे राजनीति आती रही और राजनीति जीतती रही, खेल हारता रहा। चलिए सौरभ, स्लाइड स्लाइड आने से पहले मैं आपसे एक क्विज करूंगा, ठीक है? मैं आपको साल वाह। बताऊंगा और मैं आपको ये पूछूंगा कि ये इस साल में क्या ट्रिगर हो सकता होगा जिसकी वजह से खेलों पर असर पड़ा होगा, ठीक? तो मुझे हमें मिलेगा क्या, पहले बताइए। आपको दर्शकों का स्नेह, प्यार और हमारा सम्मान। चलिए, उसके लिए तो कुछ भी। और गलत हो गए तो आप गलत हो गए, बात डन। गलत हो गए तभी स्नेह तो मिलेगा ही। चलिए, डन तो है ही। डन डन। सौरभ, डन सर। 1980 का वर्ष है और हम्म। ओलंपिक्स होने वाले हैं मॉस्को में। अरे ये नहीं दिखाना था। हमारे चलिए देखिए, बता बायस्ड है, हम अंपायर बायस्ड है। हमारा बता चुनाव आय हमारे साथ चुनाव आयोग है। चलिए तो आप फिर भी बता ही दीजिए। 1980 का मॉस्को ओलंपिक्स, यूएस लेड एक मतलब ब्लॉक है कंट्रीज का बहुत सारी, तकरीबन 5 दर्जन देश, और वो नहीं जाते मॉस्को में। इसका कारण आपके हिसाब से क्या हो सकता है? बिल्कुल, जवाब ये सामने। ये ये जवाब के अलावा भी ये पता था हमें, क्योंकि उस समय एक कोल्ड वॉर जो है चरम पर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच था, और दोनों ही ओलंपिक में भी बहुत अच्छी तगड़ी भागीदारी होती है, और काफी फौजें जो है रशिया की अफगानिस्तान में थी और उनका कंट्रोल बिल्कुल। था अफगानिस्तान के। बिल्कुल। तो उसी के खिलाफ जो रशिया का ऑक्यूपेशन था अफगानिस्तान में, उसके खिलाफ ये कॉल दी गई थी। और बिल्कुल। ये जवाब, खैर हम उसमें हम 100 में 100 पा जाते, लेकिन बिल्कुल।
हमारा जो चुनाव आयोग है हमसे आगे, हम पर हमारी क्षमताओं पर भरोसा नहीं था उसे। तो उसने जो 19 है सब। 19 19 1979, बिल्कुल आपने सही कहा, 1979 में जी। सोवियत की फोर्सेस अफगानिस्तान, तब तब ये दर्शकों को ये समझना होगा, आज जो रशिया दिखता है तब सोवियत बहुत बड़ा था। तो सोवियत बिल्कुल। के लिए अफगानिस्तान कोई बहुत दूर नहीं था, बॉर्डर लगा हुआ था उस समय का जो सोवियत था। आज का रशिया अफगानिस्तान से बहुत दूर लगता है, लेकिन सोवियत के लिए टैंक घुसाना अफगानिस्तान में इतना आसान, इतना मुश्किल नहीं था मैप पर अगर आप देखते, ऑफ कोर्स टेक्निकली मुश्किल होता है। लेकिन 1979 में, 79 में जब सोवियत इन्वेजन होता है अफगानिस्तान का, तो यूएस एक कॉल देता है बहुत से देशों को कि हम नहीं जाएंगे मॉस्को में ओलंपिक्स के लिए। जबकि सौरभ आपको हम्म। याद होगा हिटलर के जमाने में जो जर्मनी में ओलंपिक्स हुए थे वहां तब भी लोग फिर भी गए थे, हालांकि कंट्रोवर्शियल वो भी था। पर इस स्थिति में क्या होता है, 80 में ओलंपिक्स का बॉयकॉट होता है और बहुत मतलब कैसे कहते हैं फीका हो जाता है ओलंपिक्स। ये हम्म। 1980। अब मैं आपको एक अगला वो देता हूं केस। 2000 नहीं 1996, 1996 में एक वर्ल्ड कप होता है जिसको श्रीलंका जीतती है। वो कौन सी दो टीमें थी जिन्होंने श्रीलंका जाने से मना कर दिया था और क्यों? ये तो, क्योंकि हमें याद है कि श्रीलंका ने इंडिया को सेमीफाइनल में हराया था। बहुत उसमें जबरदस्त मैच था वो ईडन गार्डन्स में। बहुत बोतलें फेंकी गई थी। और बिल्कुल। उसमें कामली ने बड़ी अच्छी हाँ, बैटिंग की थी। आई थिंक शायद 1996 में इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया सही है, दूसरी टीम थी वेस्ट इंडीज। ओ। और एक्चुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही दो सेमीफाइनलिस्ट दूसरे सेमीफाइनल ग्रुप में थी, दूसरे सेमीफाइनल में बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज थी। वहां से ऑस्ट्रेलिया जीतती है, इधर से श्रीलंका जीतती है, और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होता है और श्रीलंका जीत जाती है। सौरभ ये दो मैच थे श्रीलंका में, उस समय क्या हुआ था, एलटीटीई जो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स तमिल इलम, टाइगर इलम। जी, उन्होंने वो उस समय मतलब बहुत एक्टिव थे, तो इंसिडेंट्स होते थे, तो एक बॉम्बिंग हुई थी कोलंबो में, जिसके बाद श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने कहा था वी डोंट फील सेफ, तो हम नहीं जाएंगे। और श्रीलंका को इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसके पॉइंट्स मिल गए थे, और उसके बाद बिल्कुल। श्रीलंका आगे बढ़कर ये वर्ल्ड कप जीत जाता है। इसका फाइनल पाकिस्तान में हुआ था, बेनजीर भुट्टो आपको दिख रही होंगी ट्रॉफी देती हुई। अब बड़ा उनका भी बड़ा उस समय बहुत शानदार टीम थी श्रीलंका की। जी, बहुत ही मतलब एकदम बहुत ही न्यू टीम थी, और डैब वॉटमोर उसके कोच थे 1996 के वर्ल्ड कप में। अर्जुन और अर्जुन वो रणतंगो, अरविंदर डिसिल्वा, चामिंडा वास नए नए बॉलर थे, मुरलीधरन, दे हैड प्लेड एक्सेप्शनली वेल, रोशन महानामा वगैरह। सो आई और रिमेंबर दैट टीम, मुझे रमेश याद है। रमेश रमेश कालुविथराना और सनत रमेश कालुविथराना जयसूर्या। और सनत जयसूर्या ने जो 15 ओवर की बैटिंग को जो रेवोल्यूशनाइज किया था, पहले 15 ओवर की, ये इसी वर्ल्ड कप में शुरू बिल्कुल। हुआ। चलिए सौरभ बिल्कुल। अगला, 2003 के वर्ल्ड कप में दो इंसिडेंट्स होते हैं। एक हम्म। इंसिडेंट में एक टीम जिम्बाब्वे नहीं जाना चाहती और दूसरी टीम कीनिया नहीं जाना चाहती। ये कौन सी दो टीम है? साउथ अफ्रीका एक, और दूसरी टीम नहीं याद है। साउथ अफ्रीका तो शायद आई एम श्योरली एक है। साउथ अफ्रीका तो खुद भी होस्ट थी, साउथ अफ्रीका कोई मैच साउथ अफ्रीका से बाहर नहीं था। तो जो भी मैच थे ये, जो कि जॉइंट होस्ट थे, नहीं जिम्बाब्वे पता। कीनिया सब। तो साउथ दो अफ्रीका। ऐसे थे सौरभ 2003 में। पहला जो था कि इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं जाना चाहती। अच्छा, इसमें ओके। भी जाना नहीं चाहती भी समझना पड़ेगा। इंग्लैंड का बोर्ड जाना चाहता था, लेकिन इंग्लैंड की सरकार नहीं जाना चाहती थी। उस समय आपको याद होगा जिम्बाब्वे के बड़े कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे। मुगाबे। मुगाबे की इंग्लिश सरकार से बनती नहीं थी। बिल्कुल तो नहीं बनते थे, जो बिल्कुल। ईसीबी थी, ईसीबी आईसीसी से ऑब्लिगेटेड थी, तो ईसीबी ने कहा नहीं हम तो जाएंगे। बट इंग्लैंड सरकार ने कहीं ना कहीं पीछे से पूरा एक मतलब ये इंश्योर किया कि इंग्लैंड नहीं गई, और इंग्लैंड को वो पॉइंट्स फोरफीट करने पड़े। हम्म। अब इससे और दूसरे। ज्यादा इंटरेस्टिंग तो दूसरा मैं एग्जांपल देने वाला हूं, क्योंकि उसका इंपैक्ट तो ये हुआ कि पहली बार एक टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई उस वॉकओवर की वजह से। और ये वॉकओवर था सौरभ, न्यूजीलैंड का कीनिया ना जाना, बिल्कुल। सिक्योरिटी की वजह से। न्यूजीलैंड कीनिया नहीं जाती, कीनिया श्रीलंका से अपना मैच जीत जाती है। कुछ ऐसे तिगड़म जुड़ते हैं जिसकी वजह से ये होता है कि कीनिया अंत में
मतलब इसका एक रोल सेमीफाइनल था। में थे। श्रीलंका, कीनिया अच्छा खेली भी थी उस टूर्नामेंट में, बट ये 2 पॉइंट्स का भी रोल था। जैसे कि 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जीतने में माना जाता है कि वो जो बारिश हो गई थी एक मैच में, उसका रोल था। तो वैसे ही इस मैच का रोल था कीनिया के 2003 के सेमीफाइनल में पहुंचने में। एक और सवाल आपके, हमारे दर्शकों के लिए, जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, अगर दर्शक ये जानते हो तो लिखे कमेंट में बिना गूगल किए, इस कीनिया की टीम के कोच कौन थे? आई कैन आई नो, संदीप पाटिल। अरे सौरभ, ये आपको नहीं बताना था। अरे ठीक है। देखिए ये तो हमें याद है, संदीप पाटिल वाज कोच, और कैप्टन थे स्टीव टिकोलो। कैप्टन टिकोलो ही रहे होंगे, बट टिकोलो बहुत बड़े प्लेयर थे उस समय। आसिफ करीम, स्टीव टिकोलो, मॉरिस ओडुम्बे, ओडम्बे। ओटीएनो, टोनी सूजी, मार्टिन सूजी, ये बहुत मतलब अच्छी टीम, ठीक ठाक टीम थी ये, इन्होंने मतलब ये अपसेट कर लेते थे। हम्म, ठीक किया है। भी था। अब सौरभ, आखिरी है इंसिडेंट, वो ज्यादा रीसेंट है। ये 2023-24 की बात है। 2021 में जब यूएस अफगानिस्तान से निकलता है, और दर्शकों को बता दूं ऐसे और कई इंसिडेंट्स होंगे, हमने ये टॉप 5 पकड़े हैं। 2021 में जब यूएस अफगानिस्तान से निकलता है तो तालिबान वापस आ जाता है। ऐसे में क्या होता है कि महिलाओं को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन को लेकर, उनकी क्रिकेट को लेकर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं। उसके रिटेलिएशन में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक प्रिंसिपल स्टैंड लेता है, और इसके लिए मुझे लगता है तारीफ करनी होगी कि एक प्रिंसिपल स्टैंड लेता है कि अगर आप अपने देश में महिलाओं के क्रिकेट को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हमारी पुरुषों की टीम आपके पुरुषों से नहीं खेलेगी। और हम्म। 2-3 टूर्स ऐसे होते हैं जहां ऑस्ट्रेलिया कहती है हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। तो आखिरी जो स्लाइड है अफगानिस्तान। हमारी, वो इस पर निर्धारित है, वो इस पर मतलब डेडिकेटेड है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया मना कर देती है अफगानिस्तान को कि हम नहीं खेलेंगे, पहले आप विमेन्स राइट्स जो है क्रिकेट को लेकर खासकर उनको बेहतर करिए अपने देश में। तो ये 5 ऐसे इंसिडेंट्स का एक कंपाइलेशन था, और इसमें अभी छठा बांग्लादेश जुड़ने जा रहा है, जो कि काफी अनफॉर्चुनेट होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हिस्टोरिकली खेल और राजनीति का बहुत क्लोज एक नाता रहा है, रिश्ता रहा है। और आपको तो सौरभ ये भी पता होगा कि म्यूनिक ओलंपिक्स जब हुए थे, मुझे याद एग्जैक्टली नाम याद, साल याद नहीं आ रहा, तो पैलेस्तीन पीएलओ ने उस समय स्टेटमेंट देने के लिए उस ओलंपिक्स को टारगेट किया था, पूरे इजरायली कंटिजेंट को इजराइल। टारगेट किया था। काफी बिल्कुल। लोग, काफी प्लेयर्स इजराइल के मारे भी गए थे। तो पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एक जगह बन जाती है जहां पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट है, बट कई बार ऐसा होता है कि इट इज मोस्टली ऐसे ही अबाउट इंडिया में हुआ था। पॉलिटिक्स। इंडिया में उधर इंडिया और वेस्ट इंडीज का एक मैच था, कश्मीर में, श्रीनगर में, शेरे कश्मीर स्टेडियम में। अच्छा। हाँ, आप उसके बारे में पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था 80s में। ओके। वहां पर भी कई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए गए थे। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अच्छा, ये मेरे को पता नहीं था कि श्रीनगर में कोई मैच हुआ था इंडिया में। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यही सौरभ, यही मजा है ना पाठशाला का, कि हम अलग अलग टॉपिक्स उठाते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। ये हमारी डेली लाइफ से भी जुड़े हैं, ये हमारे एंटरटेनमेंट से भी जुड़े हैं, और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छा रहे, वैरायटी भी बनी रहे, लेकिन साथ साथ। बिल्कुल। तो एक बहुत कठिन सवाल हमें दर्शकों के लिए छोड़ जाते हैं, क्विज बहुत कठिन है, कि भारत के सबसे ग्रम्पी कोच आज तक के कौन रहे हैं या हैं। वो अपने जवाब जो है वो हमें आपने कमेंट बॉक्स में लिख के दे आपने सकते हैं। आपने जवाब का एक अंश आपने अपने सवाल के आखिरी 2 शब्दों में दे दिया। आई मेक इट इजी फॉर माय व्यूअर्स। ऑप्शन 4 है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन भी देंगे हम, ऐसा नहीं है। हम बहुत फेयर आदमी हैं। पहला पहला ऑप्शन, भारत का सबसे ग्रम्पी अब तक का कोच कौन है? नंबर 1 जॉन राइट, नंबर 2 गैरी क्रिस्टन, नंबर 3 कपिल देव, नंबर 4 गौतम गंभीर। और मुझे अपना लगा मुझे जो मुझे लगा मुझे लगा आप ग्रेग चैपल का नाम भी डालोगे इसमें। ग्रैड चैपल ग्रम्पी नहीं थे। ग्रैड चैपल अलग अलग किस्म के थे। उनके साथ सौरव गांगुली, उन्होंने सौरव गांगुली, उनके सामने सौरव गांगुली थे, एक ऑपोजिशन था। खैर, अब वो नहीं बोलेंगे हम। तो अपना जवाब जरूर हमें लिख के बताएं, और जो अपना जवाब सही बताएगा उसको हम उसका नाम हम अपने अगली पाठशाला में सवाल के बिल्कुल। साथ जरूर लेंगे। पहला बिल्कुल। पहला जो जवाब होगा, पहला, क्योंकि काफी सही होने वाला है, तो पहला जवाब जो देगा उसका नाम हम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट पाठशाला में। बत्रा साहब, मजा आया। थैंक तो यू सर।
द रेड माइक पाठशाला में खेल और राजनीति दोनों पर हम लोगों ने चर्चा की, और खेल में हो रही राजनीति और खेल के जरिए हो रही राजनीति पर भी चर्चा हुई। बहुत मजा आया। इस शो को आप पसंद करते हैं, थोड़ा सा और शेयर करिए और पहुंचाइए द रेड माइक पाठशाला को घर घर तक। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब। फिर जल्द बत्रा साहब आपके मिलेंगे। सामने और हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, अपनी मास्टर क्लास आपको देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।